तरफ से। तो जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और यूनिट के बारे में बताया था, वैसे ही मैं आज फिजिक्स का एक नया टॉपिक यहाँ पर लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इसका नाम है लाइट या प्रकाश। वैसे फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेज हैं जो आपको मैं आगे चल के बताऊँगा, लेकिन एक जो ब्रांच है उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको आज यहाँ पर दूंगा। लाइट, तो लाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छी ब्रांच है फिजिक्स की, जैसे आपको पढ़ना है हाई स्कूल हाई सेकेंडरी लेवल पर तो इसके बारे में दिया ही गया है। साथ ही आगे जब और आप पढ़ाई करोगे फिजिक्स के फील्ड में तो भी इसके बारे में अच्छे से जान पाओगे। ठीक है, चलिए तो आज हम इस क्लास में लाइट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और आज मैं जो आपको लाइट के बारे में पढ़ाऊँगा वो मैं क्लास 10th NCERT बुक से चैप्टर 10 ले रहा हूँ। ठीक है ना, तो जो NCERT की बुक है क्लास 10th की, उसमें जो 10th चैप्टर है लाइट, उस चैप्टर को मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा और उसी चैप्टर के हिसाब से मैं आपको लाइट के बारे में सब कुछ अच्छे से समझाऊँगा। बट उससे पहले आपको एक काम करना है, आपको मेरे इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि मेरा नया वीडियो है तो आपको पता है कि ये करने से ही मेरे वीडियो को थोड़ा बढ़ावा मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नॉलेज को ले पाएंगे। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए तो इस चैप्टर को पढ़ना अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम चैप्टर 10 NCERT बुक से पढ़ने वाले हैं, तो वही चैप्टर को मैंने यहाँ पर सीक्वेंस वाइज लिखा हुआ है, जिससे आपको पता चलेगा कि हम इस चैप्टर को किस तरह से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, चलिए तो देखिए यहाँ पर चैप्टर 10, उसका नाम लाइट या प्रकाश दिया हुआ है। ठीक है, और अब हमें इसके बारे में पढ़ना है, तो किस तरह से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे समझेंगे वो सीक्वेंस मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है ना, चलिए तो देखिए सबसे पहले आपको प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है वो आपको जानने को मिलेगा। उसके बाद गोली दर्पण स्फेरिकल मिरर्स के बारे में आपको जानने को मिलेगा। इसके बाद आपका प्रतिबिंब बनने के नियम, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, यानी मिरर्स में किस तरह से इमेज बनती है या प्रतिबिंब बनते हैं वो आपको जानने को मिलेगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर में प्रतिबिंब या इमेज किस तरह से बनेगी वो हमें इसमें जानने को मिलेगा। नेक्स्ट में उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब यानी इमेज इन कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज किस तरह से बनेगी या उत्तल दर्पण में किस तरह से बनेगी, तो हम इस पॉइंट के अंतर्गत पढ़ेंगे। आगे चलने पे देखते हैं दर्पण के उपयोग, यूजेस ऑफ मिरर। तो जितने मिरर्स के बारे में आपको बताऊंगा उनके यूजेस के बारे में बताऊंगा कि कॉन्वेक्स या कॉनकेव या स्फेरिकल मिरर जो होते हैं उनके क्या यूज होते हैं, तो वो। और आगे देखने पर चिन्ह परपाटी, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर के एक्सरसाइज में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, और वो आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको साइन कन्वेंशन का अच्छा नॉलेज हो। तो वो भी मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, मिरर्स के लिए साइन कन्वेंशन, चिन्ह प्रपाटी। ठीक है ना, चलिए। और उसके बाद है आपका दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला इज द बेस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर दिस यूनिट, बिकॉज इस फॉर्मूले से ही आप इसके सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाओगे। कैसे बना, कहाँ से आया, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। चलिए अब और लास्ट में आपका आवर्धन या मैग्निफिकेशन। तो इतने सारे टॉपिक्स हैं, पॉइंट हैं जिन पर मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। मैं आपको बता दूं कि जो 10th चैप्टर है साइंस का लाइट, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का परावर्तन, और दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। तो ये 2 सेक्शन हैं, इन 2 सेक्शंस को हम अलग अलग पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो चैप्टर बहुत बड़ा है, और अगर मैं एक ही वीडियो में इसके बारे में पढ़ाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं आज आपको इस सेक्शन में केवल परावर्तन और मिरर्स के बारे में पढ़ाऊंगा, परावर्तन और दर्पण, रिफ्लेक्शन और मिरर्स के बारे में मैं केवल आपको पढ़ाऊंगा। बाकी जो चीज़ें होंगी वो हम आगे देखेंगे। चलिए तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम इस टॉपिक को आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और उनमें पहला टॉपिक है आपका प्रकाश का परावर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लाइट पढ़ने वाले हैं, और लाइट अलग अलग मीडियम से होकर गुजरती है। बहुत सारे मीडियम्स होते हैं हमारे यहाँ, जैसे हवा, पानी या निर्वात। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, चित्र दिख रहा है, POQ। POQ यहाँ पे एक स्मूथ सरफेस या चिकना पृष्ठ है, और
AO आपकी इंसिडेंट रे या आपतित किरण है, OB आपकी रिफ्रैक्टेड रे परावर्तित किरण है, और ON क्या है, अविलंब है। तो जैसे कि इसकी परिभाषा है, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम में चिकने पृष्ठ से टकराती है तो उसी माध्यम में वो वापस लौट जाती है, और इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना। तो ये आपके डायग्राम प्रकाश के परावर्तन को शो कर रहा है। ठीक है ना। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ON, इनके बीच में एक लाइन है, जो दोनों लाइंस के बीच में एक लाइन खींची हुई, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल, हिंदी बोलते हैं उसको अविलंब। तो ये आपतित किरण है, ये आपकी परावर्तित किरण है, ये अविलंब है, और ये चिकना पृष्ठ है। ठीक है ना। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एंड स्मूथ सरफेस। एंड दो एंगल यहाँ पर बन रहे हैं, दो कोण यहाँ पर बन रहे हैं, एक इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, एक रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। तो इस एंगल को, जो ये एंगल बन रहा है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई एंगल जो बन रहा है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है आर, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या परावर्तन कोण। ठीक है ना। तो ये दोनों चीज यहाँ पर बन रही हैं। तो ये तो डेफिनेशन हो गई आपकी कि जब भी कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में चिकने पृष्ठ से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट आती है। ठीक है ना। अब इसके दो नियम हैं, दो नियम वो आपको हमेशा याद रखना है। अगर कहीं भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का परावर्तन होगा तो वह दो नियमों को जरूर फॉलो करेगा। चलिए, तो फर्स्ट लॉ है आपका कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब सभी एक ही तल में होने चाहिए, सभी एक ही तल में होने चाहिए। ठीक है ना। यानी एक ही माध्यम में सारे के सारे होने चाहिए। ठीक है ना। ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सभी के सभी एक ही तल में, एक ही माध्यम में होने चाहिए। ठीक है। तो जैसे हमने देखा यहाँ पर सभी के सभी एक ही तल में थे। दूसरा नियम क्या है, I बराबर आर। तो I क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, R क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो दोनों ही हमेशा बराबर होना चाहिए, अर्थात आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये है आपका प्रकाश का परावर्तन, इसकी डेफिनेशन, इसके डायग्राम और इसके जो पॉइंट्स दिए हैं वो, और दो नियम। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक प्रकाश का परावर्तन यहाँ पर खत्म हो गया। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोली दर्पण। तो गोली दर्पणों को समझना स्टार्ट करते हैं। तो दर्पण बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे समतल दर्पण, गोली दर्पण। अपने घरों में हम समतल दर्पण का यूज करते हैं अपना चेहरा देखने के लिए। चलिए, तो अब हम गोली दर्पण को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, गोली दर्पण या स्पेरिकल मिरर, यानी ऐसे मिरर्स जिनका एक आध पार्ट स्पेयर के फॉर्म में होता है, गोले के फॉर्म में होता है, उन्हें हम गोली दर्पण या स्पेरिकल मिरर कहते हैं। ठीक है ना। तो टोटल ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के हम आपको पढ़ाएंगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, उत्तल और अवतल दर्पण। ठीक है ना। तो देखिए, जैसे मेरे पास एक सर्कल है और इस सर्कल को मैंने बीच में से काट दिया, मतलब इसको दो हिस्सों में मैंने कन्वर्ट कर दिया, दो हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया, और उनके एक एक सरफेस को मैंने पॉलिश कर दिया। तो अब उनका एक एक सरफेस पॉलिश किया हुआ है और दूसरा सरफेस रिफ्रैक्टिव सरफेस है, जहां से हम अपनी इमेज को देखेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि गोली दर्पण, स्पेरिकल मिरर टू टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, अवतल और उत्तल। तो कौन अवतल होगा, कौन उत्तल होगा, ये आपको कैसे पहचानना है, तो ध्यान रखिए, कॉनकेव और अवतल। तो कॉनकेव में आता है केव और अवतल में आता है अव, और अव का मतलब होता है अंदर, केव का मतलब होता है गुफा। यानी जब रिफ्रैक्टिव सरफेस अंदर की तरफ होगा तो उस मिरर को हम क्या कहेंगे, कॉनकेव या अवतल। तो देखिए, दो मिरर्स हैं यहाँ पर, दोनों में रिफ्रैक्टिव सरफेस किसका अंदर है। देखिए, इसमें तो रिफ्रैक्टिव सरफेस बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो ये तो नहीं हो सकता, तो ये वाला। तो इसमें रिफ्रैक्टिव सरफेस अंदर की तरफ झुका हुआ है, तो इसको हम कहेंगे अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये जो मिरर है वो कॉनकेव मिरर का संकेत है, अवतल दर्पण का संकेत, जिसमें रिफ्रैक्टिव सरफेस अंदर की तरफ है। और हम कॉन्वेक्स पे या उत्तल दर्पण पे आते हैं, तो जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसका रिफ्रैक्टिव सरफेस बाहर की तरफ है। तो इस तरह से गोली दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है ना। और इनका रिफ्रैक्टिव सरफेस कहाँ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण का रिफ्रैक्टिव सरफेस अंदर की तरफ, इनवर्ट्स, एंड कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्रैक्टिव सरफेस बाहर की तरफ, आउटवर्ड्स। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है ना। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
तो गोली दर्पण में इतनी चीज जानने के बाद अब हम गोली दर्पण में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी है, कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली, उसके बारे में जानने को करेंगे हम। ठीक है, चलिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे टर्म दिए हुए हैं जो जिन्हें आपका जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप इस चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ोगे तो बिना इन टर्म्स के, बिना इन शब्दों के आप आगे की चीजें समझ ही नहीं पाओगे। तो चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। पोल, ध्रुव, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, द्वारक, अपर्चर, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस और फोकल लेंथ या फोकस दूरी। तो इनका जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर दोनों दर्पण या दोनों मिरर्स बना दिए हुए हैं। अब आपको पहचानना है और इन चीज़ों को समझना है। तो चलिए बताइए, ऊपर जो मैंने मिरर बनाया है वो कौन सा है? 5 सेकंड का समय देता हूँ आपके लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, रिफ्रैक्टिव सरफेस अंदर की तरफ हो, तो यहाँ पर देखिए रिफ्रैक्टिव सरफेस अंदर की तरफ है, तो ये आपका कॉनकेव या अवतल होगा। और इस पे रिफ्रैक्टिव सरफेस बाहर की तरफ है, तो ये आपका कॉन्वेक्स या उत्तल होगा। चलिए, तो मैं एक एक करके आपको एक एक टर्म एक्सप्लेन करता जाता हूँ। ठीक है ना। चलिए, तो पोल, ध्रुव। तो पोल या ध्रुव क्या होता है? आपके मिरर का मिड पॉइंट। आपके मिरर के मिड पॉइंट को हम पोल या ध्रुव कहते हैं। तो देखिए, मैं इसमें यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इस पॉइंट से मैंने इनको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है ना। और पोल को कैपिटल पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मैंने यहाँ इनको कैपिटल पी से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो पोल क्या है? पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर लाइक कॉन्वेक्स या कॉनकेव। तो दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, इसको लेटर पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसको बहुत अच्छी से आप लोग समझिए। तो जैसे चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, मिरर बनने से पहले ये एक स्फीयर का पार्ट था। ये एक स्फीयर का पार्ट था। कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर बनने से पहले ये एक स्फीयर का पार्ट था, और उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वही इन मिरर्स का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो जैसे देखिए, अगर मैं इस स्फीयर के आधे पार्ट को काटता हूँ और यहाँ पर मैं पॉलिश करता हूँ, तो ये मुझे कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण मुझे यहाँ पर मिलता है। और ये क्या था? उस स्फीयर का सेंटर। तो उस स्फीयर का जो सेंटर था, अब इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। हिंदी में इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र। ठीक है ना। तो वो मिरर जिस गोले से बना था, तो उस गोले के केंद्र को हम इस मिरर का वक्रता केंद्र कहते हैं। ऐसे ही आप इसमें भी समझ सकते हो। ठीक है ना। पर एक चीज का ध्यान रखना कि ये जो है कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर में वक्रता केंद्र जो होता है इन फ्रंट ऑफ रिफ्रैक्टिव सरफेस, परावर्तक पृष्ठ के सामने होता है। यानी अगर मैं यहाँ पर बनाऊंगा तो यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र यहाँ पर कहीं होगा। लेकिन अगर मैं वही वक्रता केंद्र या रिफ्रैक्टिव सरफेस कॉन्वेक्स में बनाऊंगा तो वो पीछे की तरफ होगा। जैसे देखिए, जैसे ये पूरा सर्कल है, मैंने मिटा दिया और अब की बार मैंने पॉलिश की अंदर की तरफ। तो देखिए, यहाँ पर इस स्फीयर का सेंटर इधर नहीं होगा, अंदर की तरफ होगा, क्योंकि पॉलिश मैंने यहाँ पर की हुई है। तो इस कंडीशन में कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे होता है। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा आपका यहाँ पर। चलिए, तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र। अब नेक्स्ट टॉपिक है वक्रता त्रिज्या। तो अगर आप वक्रता केंद्र को समझ सकते हो तो वक्रता त्रिज्या भी आपके समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये जो मिरर्स हैं जिस स्फीयर का पार्ट थे, उन स्फीयर्स की रेडियस या उनकी त्रिज्या ही वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। यानी हम कह सकते हैं ये वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना। तो वक्रता त्रिज्या, सेंटर से पी तक की दूरी। तो यहां से आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पी तक की जो दूरी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पी तक की जो दूरी है वो आपकी क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस तो एक इनफाइनाइट लाइन जो पी और सी से होती हुई जाती है, एक इनफाइनाइट लाइन जो पी और सी से होती हुई जाती है, उस इनफाइनाइट लेंथ की लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो ये रही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना। इसके बाद है आपका द्वारक, अपर्चर। तो अपर्चर क्या होता है?
मिरर का वह पार्ट जहाँ से लाइट अंदर की तरफ आती है, मिरर का वह पार्ट जहाँ से लाइट अंदर की तरफ आती है, या हम बोल सकते हैं डायमीटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। दर्पण के व्यास को ही उसका द्वारक कहा जाता है, जिसको हम कैपिटल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एम एन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस। तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग समझिए, ठीक है ना, ये बहुत समझने वाली, अच्छे से समझने वाली चीज़ है। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस हम इसमें अलग तरीके से समझेंगे और इसमें हम अलग तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तो पहले मैं बात कर लेता हूँ कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर की, तो यहाँ पर मैं एक अलग से कॉनकेव मिरर बना लेता हूँ समझाने के लिए, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर ये बना लिया मैंने, प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया है, अपर्चर है, मैंने कुछ शो नहीं किया है, ठीक है, बट मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए, जब भी कोई लाइट रे पैरेलल आती है, ये जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष के समांतर आती है या पैरेलल आती है, तो उस सरफेस से टकराने के बाद, वह प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट को कट करती हुई जाती है। ध्यान से मेरी बात सुनिए। जब भी कोई लाइट रे मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो रिफ्रैक्टिव सरफेस से टकराने के बाद वह मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु को कट करती हुई जाती है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो व्हेन एनी लाइट रे कम टू द पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन ही गोज टू अ पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण का, ठीक है। तो जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और परावर्तन होने के बाद वह मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से गुजरती है, तो उस बिंदु को हम दर्पण का, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बात होगी अवतल दर्पण की। अब बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण की, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे उसको दर्शाना चाहें, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट को दिखा सकते हैं जिसे हम कहेंगे मुख्य फोकस, इसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, यहाँ पर लाइट रे आती है पैरेलल, समांतर लाइट रे आती है और ये परावर्तित होने के पश्चात उसी मीडियम में वापस चली जाती है। लेकिन हम यहाँ पर इसे अज्यूम करते हैं, इसे मानते हैं कि यह परावर्तित होने वाली किरण मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु से आ रही होगी। तो इस तरह से हमें यहाँ पर एक इमेजिनरी पॉइंट या इमेजिनरी फोकस मिलता है, जिसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि आपने देखा कॉनकेव मिरर में, अवतल दर्पण में हमें वास्तव में रियल में हमें एक फोकस मिला था, तो उसमें बनने वाली ज्यादातर इमेजें रियल होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हमें फोकस मिला है कॉन्वेक्स मिरर में या उत्तल दर्पण में, तो यहाँ पे हमने उसको अज्यूम किया है, एक इमेजिनरी फोकस को अज्यूम किया है। तो इसमें बनने वाली ज्यादातर इमेज कैसी रहेंगी आपकी, इमेजिनरी, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों मिरर्स में फोकस मिल चुका है और इन दोनों फोकस को हम प्रिंसिपल फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं और कैपिटल एफ से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे भी इसको रिप्रेजेंट करके आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए, अब लास्ट टॉपिक जो है आपका वो है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकस दूरी, फोकल लेंथ या फोकस दूरी। तो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ, पी को हम ध्रुव कहेंगे या पोल कहेंगे और कैपिटल एफ को हम प्रिंसिपल फोकस या मुख्य फोकस कहेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो पी से एफ तक की जो दूरी है उसे हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। तो पी से लेकर एफ तक की जो दूरी है उसे हम कहेंगे फोकल लेंथ, और इसको हम इसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, स्मॉल एफ से, ठीक है ना। फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं दोनों मिररों में, ठीक है ना। और रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और ये डिस्टेंस होती है पी से लेकर सी तक की, ठीक है ना, पी से लेकर सी तक की। तो ये हो गए आपकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। पोल, ध्रुव, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, द्वारक, अपर्चर, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस और फोकस दूरी, ठीक है ना। तो किस लेटर से किस वर्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है और उसकी क्या डेफिनेशन होती है वो आपको अच्छे तरीके से पढ़कर समझना है, ठीक है ना। चलिए, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप
कमेंट करके बता ही सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। चलिए, तो आज का जो वीडियो है वो बहुत लंबा हो चुका है और इतने लंबे वीडियोस में बनाऊंगा तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेंगे नहीं, इसलिए आज के इस वीडियो में मैं केवल आपको इस चैप्टर के 2 या 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में ही बता पाया हूँ। तो वो पहले आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद में इसी चैप्टर में नेक्स्ट के जो टॉपिक बचे हुए वो मैं आपको बताता जाऊँगा। तो आज हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ चुके थे, उनके नियम वगैरह के बारे में हमने पढ़ा। और उसके बाद हमने सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा गोली दर्पणों के बारे में, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। तो 2 टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, अवतल और उत्तल, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, तो उनके बारे में हमने पढ़ा। और उन दर्पणों से रिलेटेड जो टर्मोलॉजी है, जो शब्दावली है, जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उन चीज़ों को भी हमने पढ़ा। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में मैं केवल आपको इतना ही बताऊंगा। इतना पढ़ने के बाद फिर आप नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट पॉइंट्स को आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है ना। तो जितना भी मैंने आज बताया है उसको आप कंप्लीटली अच्छे से देखिए, समझिए और रिवीजन करिए। ठीक है ना। और आपको अगर इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, इस चैप्टर के अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, उस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं ये नोट्स शेयर करूँगा। ठीक है ना। चलिए, तो मैं उस चैनल को लिख देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में मैं डाल ही दूंगा उस चैनल की लिंक। तो मेरा चैनल है मनेंद्र फिजिक्स, MANENDRAPHYSICS। तो मनेंद्र फिजिक्स से नाम से मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, जहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो और जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसकी रिटर्न नोट आप बिल्कुल फ्री में ले सकते हो। ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, और जितना कि मैंने आपको इस क्लास में पढ़ाया है उतना मैं नोट्स आपको इंस्टाग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख के थोड़ा स्टडी कर सकते हो। तो चलिए, आज के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।